Student, History 7 class, second chapter, New Kings and Kingdoms, part 2. I am start Chahmans or Chauhans के बारे में बतलाएंगे. Chahmans had been the feudatory chief of the Pratihar, the Parmars and the Chalukya. इसमें बतलाया गया है कि चौहान मूलतः प्रतिहारों, परमारों और चालुक्यों के जागीरदार थे और चौहान राजवंश की अनेक शाखाएं थी जो जालौर, सायपुर, जोधपुर, धौलपुर और अजमेर आदि भिन्न भिन्न प्रदेशों पर शासन करती थी. और पृथ्वीराज इसी वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जो राय पिथौरा के नाम से भी प्रसिद्ध थे. और कहा जाता है कि अजमेर से दिल्ली तक इनका विशाल राज्य फैला हुआ था. लेकिन 1191 ईस्वी में यानी कि तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने गोरी को हरा दिया. एंड सेकेंड बैटल 1192 में यह खुद हार गए. तो कहा जाता है कि दिस बैटल वाज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ. इस युद्ध ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी. तो ये चौहान में पृथ्वीराज चौहान के बारे में था. और हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि राजपूत राज्यों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द राजपूत किंग्स, the only form of government known these Rajput chiefs was monarchy. Kingship was hereditary. Many of the Rajput chiefs had assumed high sounding titles such as Maharaja Dhiraj और त्रिभुवन चक्रवर्ती. ये सभी जो है उपाधियाँ थी जिसमें वे उपाधि धारण करते थे. इसके बाद नेक्स्ट में है राज्य की आय के स्रोत क्या थे. तो देयर वर मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम सच एज ए लैंड रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीजेंट्स, टैक्सेस ऑन गुड्स कैरिड बाय द रोड आर ऑन बोट्स आर शिप्स एंड आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर. द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एबव सोर्सेज वाज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल फैमिली एंड construction of temple and forts. So they were also used to fight where because the Rajput chiefs were constantly fighting among themselves, the conquerors plundered the wealth of the defeated rulers. नेक्स्ट में है एक टॉपिक है इसमें कि राजपूत शासकों यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समय इकोनॉमिक कंडीशन, एजुकेशन, रिलीजन, आर्किटेक्चर एंड सोसाइटी की स्थिति क्या थी, इस टॉपिक का नाम दिया हुआ है. तो उसी पर हम जो है आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन. एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल. कहा जाता है कि कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था. एंड मेनी क्राफ्ट्स हैड डेवलप्ड इन द कंट्री. इसके बाद से उस समय एजुकेशन की क्या स्थिति थी, एजुकेशन एंड लर्निंग के बारे में बतला रहे हैं. एजुकेशन वाज कन्फाइंड मोस्टली टू द ब्राह्मण्स एंड पीपुल ऑफ द अपर कास्ट. स्कूल्स वेर हेल्ड इन टेम्पल एंड मठ. द मेन सब्जेक्ट्स taught were mathematics, grammar, philosophy and religious taxes. यानी कि शिक्षा में महत्वपूर्ण था कि ब्राह्मणों को ही मुख्य रूप से शिक्षा के लिए व्यवस्था थी, अपर कास्ट के लिए. और उसमें मैथ, व्याकरण, दर्शन ये सब पढ़ाई होती थी. द नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, ये दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय उस समय थे, नालंदा और विक्रमशिला, जो बिहार में थे. ग्रीव टू द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ द अर्ली मेडिएवल पीरियड.
मध्यकाल के समय कहा जाता है कि बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। कल्हण रोट राज तरंगिणी इन संस्कृत। कल्हण एक लेखक थे जो राज तरंगिणी पुस्तक लिखे थे जो संस्कृत में थी। यह खास करके जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रिलीजन। बुद्धिज्म वाज डिक्लाइंग। मोस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ द पीरियड वेयर द फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। उस समय कहा जाता था कि बौद्ध धर्म का पतन होने लगा और इस काल के अधिकांश राजा हिंदू धर्म के अनुयायी हो गए थे। वे शिव, विष्णु और शक्ति की देवी की पूजा करते थे, परंतु वे सभी राजा अन्य सभी धर्मों के प्रति भी काफ़ी लिबरल थे, सहिष्णु थे। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर के बारे में, जैसे कि उस समय श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है, गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति लगभग 983 ईस्वी में बनवाई गई थी और भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर और कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर वास्तुकला, जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं, कि सबसे श्रेष्ठ उदाहरण था। नेक्स्ट, सोसाइटी में है कि कास्ट सिस्टम वाज ग्रेजुअली बिकमिंग रिजिड बट फॉरेनर्स कुड बिकम हिंदूज एंड गेट एब्जर्व्ड इन द सोसाइटी। जाति प्रथा धीरे धीरे कठोर होती चली गई, किंतु भारत में बसने वाले विदेशियों को हिंदू धर्म अपनाने की छूट थी। वे धीरे धीरे हमारे समाज में घुलते मिलते भी गए और इस काल में कुछ ब्राह्मणों ने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर शस्त्र धारण कर लिया, जबकि कुछ क्षत्रिय लोग व्यापारी वर्ग में भी शामिल हो गए थे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होगा, तुर्किश इन्वेंशन, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में मुख्य रूप से महमूद गजनी जो एक तुर्क आक्रमणकारी था, जो 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना था, वो हमारे देश में 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। कहा जाता है कि उस 17 बार में सबसे अंतिम था 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा और इस लूट से उसे बहुत धन हासिल हुआ था। यानी कि 17 बार भारत पर महमूद गजनी आक्रमण किया था, जिसमें सोमनाथ का मंदिर जो है 1025 काफ़ी फेमस उसका लूट था। इसके बाद हम जानेंगे कि महमूद गजनी के हमलों का प्रभाव क्या पड़ा। एक टॉपिक है, देखिएगा लिखा हुआ होगा कि इफ़ेक्ट्स ऑफ महमूद गजनी रेड्स, यानी महमूद गजनी के हमलों का प्रभाव क्या पड़ा। बहुत संक्षिप्त में हम एक एक करके नाम दिया हुआ है। पहला जो है तो कट गया होगा, मुल्तान पर कब्जा, जिसको अंग्रेजी में एनेक्सेशन ऑफ मुल्तान। एनेक्सेशन ऑफ मुल्तान यानी कि मुल्तान पर उसने 1006 ईस्वी में कब्जा किया। सेकेंड है प्रभाव पड़ा कि प्लंडर एंड लूट, उसने लूट पाट मचाई। नगरकोट में, कांगड़ा में, थानेश्वर में, मथुरा में, कनौज पर हमला किया। कई जगह उसने मूर्तियाँ तोड़ी और जहाँ कहीं भी हो गया मार काट मचाई, मंदिरों को लूटा, आदमियों को काटा। यानी कि एक तरह से बहुत ही आतताई था आक्रमणकारी गजनी जो है। कहा जाता है ना कि तीसरा कारण था कि उसने लूट के बाद ब्यूटीफुल द सिटी ऑफ गजनी, यानी गजनी शहर के सौंदर्य में वृद्धि किया। माइग्रेशन ऑफ पीपुल इन लार्ज नंबर, यानी कि उसके काल में बड़ी संख्या में लोगों का भारत में आना शुरू हुआ। ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा उसके आक्रमण का। तो ये एक था। और एक नेक्स्ट टॉपिक है कि मोहम्मद गोरीज इन्वेंशंस, यानी कहा जाता है ना कि मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण के बारे में है कि मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफगानिस्तान इन AD 1173। वह जो एक छोटा सा प्रांत गोर का शासक था 1173 में,
ही कैप्चर्ड गजनी एंड देन ही टर्न्ड टुवार्ड्स इंडिया। और उसने जो है 1173 में उसने गजनी पर कब्जा कर लिया। फिर उसका ध्यान भारत की ओर गया और भारत पर आक्रमण के पीछे उसका उद्देश्य था महमूद गजनी। महमूद गजनी से अलग था, उसका उद्देश्य था लूट मार मचाना और भारत पर विजय प्राप्त करना, जिसमें मुल्तान पर उसने कब्जा किया था। इसी संदर्भ में सबसे फेमस टर्निंग पॉइंट एक है जो बहुत खास है भारत के इतिहास के लिए। कहा जाता है कि तराइन का फर्स्ट वार जो हुआ 1191 में पृथ्वीराज चौहान जो है उसमें हरा दिए थे। तो भारत के राजा बड़े दयालु होते हैं, हराने के बाद उसको छोड़ दिए, जीवन दान दे दिए। लेकिन ये ठहरा मुसलमान आक्रमणकारी तुर्क था। दूसरी बार 1192 में तराइन में ही युद्ध हुआ। इस समय परिस्थिति कुछ अलग थी। पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में जयचंद नामक शासक को इसने अपने तरफ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और मार भी दिया। परिणाम ये हुआ कि ये जो है भारत में मुस्लिम शासक की नींव डाल दी यहीं से भारत में। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद हम बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन AD 1206 मोहम्मद गोरी वाज मर्डर्ड। कहा जाता है ना कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की भी हत्या कर दी गई। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका सारा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया और उसके सेनापतियों के हाथों में चला गया। गजनी में उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन बना, जिसे शीघ्र ही एक अन्य सेनापति ने उसे हटा दिया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक दास था, उसी को यहाँ का राजा बना करके वह चला गया और गुलाम वंश की नींव पड़ गई। वहीं से दिल्ली में सल्तनत काल की नींव पड़ गई और पहला सल्तनत राजवंश था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ, क्या कारण था। कॉजेज फॉर डिफीट ऑफ द राजपूत लास्ट टॉपिक है कि राजपूतों के हारने के कारण क्या थे। फर्स्ट कारण था कि डिसयूनिटी एमोंग द राजपूत वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर देयर डिफीट। राजपूतों में एकता का भाव था, ये हारने का सबसे बड़ा कारण था। एक लंका में विभीषण जो है रावण से अलग हो गया तो रावण की पूरी सेना खत्म हो गई, रावण समाप्त हो गया। और यहाँ जयचंद अलग हो गया तो पृथ्वीराज परास्त हो गए। तो कहा जाता है ना कि अपना ही जब धोखा देता है तो दूसरा कमज़ोर व्यक्ति भी हरा देगा। सेकेंड है हार का कारण कि द तुर्क्स वेयर मिलिट्री सुपीरियर टू द राजपूत्स। कहा जाता है ना कि तुर्कों की सेना राजपूती सेना की तुलना में अधिक व्यवस्थित संपन्न थी, तेज दौड़ने वाले घोड़े थे उनके साथ, जबकि राजपूत जो है वह हाथियों पर ज़्यादा निर्भर थे। तुर्कों के पास युद्ध को जीतने के लिए बेहतर योजना थी, रणनीति थी, नीति थी, लेकिन राजपूतों के पास कोई रणनीति नहीं थी। ये आपस में ही लगातार लड़ते लड़ते थक चुके थे। आप पढ़े होंगे कि कनौज के लिए कैसे ये लोग लड़े थे त्रिपक्षीय युद्ध में। और तीसरा कारण था कि इनके पास कोई अस्थाई सेना नहीं थी। द रूलर्स हैड नो स्टैंडिंग आर्मीज। कोई अपनी सेना नहीं थी, जरूरत पड़ने पर सामंत ही सेना उपलब्ध कराते थे। चौथा कारण है कि द तुर्किश इन्वेंशन फेल्ड टू एराउज नेशनल। कहा जाता है ना कि तुर्की आक्रमण से देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। देखा जाए तो आम जनता ने अपने शासकों का साथ नहीं दिया, नहीं तो ऐसा नहीं होता। द तुर्क्स वेयर इंस्पायर्ड बाय ए ग्रेट रिलीजियस enthusiasm. They believed that their victory would help
इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन इंडिया। कहा जाता है कि तुर्क धार्मिक उन्माद से प्रेरित थे, अपने धर्म के प्रति कट्टर थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी विजय भारत में इस्लाम के प्रसार में सहायक सिद्ध होगी। इस लिए भी वो बहुत प्रेरित थे अपने इस्लाम धर्म के प्रति, और ये सब राजपूतों के हारने का कारण था। तो धन्यवाद, सभी भैया आप पढ़ेंगे यहीं पे।